तो आइए शुरुआत करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की ही खबर से, क्योंकि G20 की मेजबानी के बाद भारत की कूटनीति में ग्लोबल साउथ समिट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक ग्लोबल केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा गया दक्षिण। विकास और ज्ञान साझा करने की पहल दक्षिण केंद्र दक्षिणी गोलार्ध के समक्ष विकास से जुड़ी चुनौतियों पर अनुसंधान करेगा और इन चुनौतियों के व्यवहारिक समाधान भी तलाशेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उन पर जोर देते हुए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच करार देते हुए कहा कि भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार की आवाज पहली बार मिल रही है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। आज के दौर में तकनीक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई प्रौद्योगिकी से उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई और चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भलाई के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों के एकजुट होने का आह्वान करते हुए पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से उभर रही नई चुनौतियों को रेखांकित करते हुए भारत की पहल को भी साझा किया। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज साझा हितों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है और ग्लोबल साउथ के देशों को आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की जरूरत है। The voice of the Global South Summit can be greatly impactful by amplifying our individual voices and project our shared interests for the emerging world order. We also need to work towards self-reliance to mitigate our vulnerabilities vis-à-vis economic concentrations. ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभर रहा है और भारत की G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे उन पर ठोस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर यह समिट अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाहिर है कि आज जब ग्लोबल साउथ समिट हुआ तो उसमें भारत ने
जो पहल जनवरी इस साल की थी, उसके बाद ये जो दूसरा समिट हुआ है, इसी में उसी पहल को आगे बढ़ाया गया और G20 के माध्यम से भारत ने जो कुछ परिणाम ग्लोबल साउथ के लिए अर्जित किए थे उन्हें भी आगे बढ़ाने में ये समिट महत्वपूर्ण रहा। और इसीलिए इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को मिल रही आवाज। हमारे साथ जुड़े हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, आप फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशु जोशी, सबसे पहले कि मैं स्पेसिफिक्स पे जाऊं, एक बड़ी बात जो हम समझना चाहते हैं, जो दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, वो यही कि हम ग्लोबल साउथ की इस टर्म को बहुत सुन रहे हैं। G20 के दौरान भी हमने बहुत सुना और अब ये एक ऐसा शब्द हो गया, एक ऐसा टर्म हो गया है जिससे हर कोई वाकिफ तो है, लेकिन भारत की कूटनीति में ये ग्लोबल साउथ, जिसके लिए भारत इतनी मुखरता से बात कर रहा है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है? देखिए, ग्लोबल साउथ इस शब्द को आपने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है और विशेषकर भारत ने जो पहल की है, ये तमाम जो विकासशील देश हैं या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, विश्व की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको साथ लाने की अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से। इसके बाद ग्लोबल साउथ का बड़ा प्रयोग होता है। हम इसे समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे का जो इतिहास है वो थोड़ा पीड़ादायक है और वहीं जो ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं आपस में एक इमोशनल घनिष्ठता भी साझा करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कॉलोनाइजेशन के लिए लड़े गए, अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए लड़े गए, सत्ता के लिए, शक्ति के लिए लड़े गए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ, तब जो विश्व के ताकतवर देश थे वो ये समझ चुके थे कि धीरे धीरे करके ये जो तमाम पिछड़े देश हैं, जो अभी इनके कॉलोनियल स्लेव्स हैं, इन्हें आजादी मिलकर रहेगी। तो कुछ देशों ने लड़कर अपनी आजादी हासिल की, कुछ को दे दी गई, पर हुआ ये कि एक तीसरा ध्रुव वैश्विक राजनीति में हमने देखा, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहा गया शुरू में, और फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ एक ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या मंच के रूप में, जिसने विश्व के सभी देशों को एक मंच प्रदान करने का काम किया कि आगे युद्ध ना हो, ये तमाम देश एक साथ एक मंच पर आकर के अपने विवादों को सुलझा सके और साथ में आगे बढ़ सके। पर हुआ ये कि धीरे धीरे विकासशील देशों को ये समझ में आया कि जो शक्तिशाली देश हैं, इन मंचों का नेतृत्व भी उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है। और यही कारण है कि G20 के मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया कि उन्होंने इस मंच का लोकतंत्रीकरण किया। तो यही से कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का डिबेट जो है ममता, हम देखते हैं कि कुछ ताकतवर देश वर्सेस विकासशील देश, और ये विकासशील देश तो हमने 90 के दशक में कहना शुरू किया। पहले तो हम इन्हें थर्ड वर्ल्ड नेशंस या पिछड़े हुए देश कहते थे। अब ये जो तमाम देश हैं, एशिया में स्थित हैं, लैटिन अमेरिका में स्थित हैं, अफ्रीका में स्थित हैं, इन्होंने धीरे धीरे एक ग्लोबल साउथ, तो ये ग्लोबल साउथ तो जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली जब हम वैश्विक नक्शे को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब कहाँ स्थित है। तो एक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की दो अलग अलग दुनिया देखी जाने लगी। दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो देश हैं, ज्यादातर वही तमाम देश हैं जो इसका हिस्सा भी हैं। वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन एम्बेसडर गुरजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, एक बात तो स्पष्ट है, जब हमने पहला समिट किया जनवरी में, तो उस वक्त 125 देश हमारे साथ जुड़े। हमने देखा इस बार भी 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन एक बड़ी बात जो हम आपसे भी जानना चाहेंगे वो यही कि जब प्रधानमंत्री इन देशों के विकास की बात करते हैं, तो आज अपने समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हमें अपना भाग्य खुद तय करना होगा। जिस तरीके का बदलता हुआ, जिस तरीके की अस्थिरता हम इस वक्त जियोपॉलिटिकली, भू राजनीतिक तौर पर विश्व में देख रहे हैं, उसके मद्देनजर ये सोच जो ग्लोबल साउथ के पीछे भारत के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण और कैसे ये आगे के रास्ते को तय करने में हमारे लिए सहायक होगी? इसका तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक इतिहास भी है और एक फ्यूचर भी है। और हमें तो बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसके कुछ हफ्ते बचे हैं, लेकिन उसमें भी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का दूसरा शिखर सम्मेलन किया। देखिए, ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी वो एक मूवमेंट थी और उसमें एक इमोशन था, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, जिसका अंशु जी ने बताया, सेकंड वर्ल्ड तो मोर और लेस अब फिजल आउट हो गई है, तो रह गई फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, तो उसका तो नॉमेनक्लेचर नया होना चाहिए। दूसरी बात है कि अब जो ग्लोबल साउथ है वो एक मूवमेंट अभी नहीं है, बनेगा।
लेकिन उसका जो मेन एम है वो डेवलपमेंट है, और दूसरा है अपने आप एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने रखने का। तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद डेवलपमेंट जो मेन एम है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया है। जो जो चीजें उन्होंने बताई कि हमें जरूरी हैं, एसडीजी है, लाइफ है, हाइड्रोजन है, जो आगे चीजें बनती हैं, वो सब का समाधान एकता से निकलता है। तो ये जो होता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ला रहे हैं। इसका महत्व ये भी है कि जब तक यूक्रेन क्राइसिस था, वो तो हमारा क्राइसिस नहीं था, लेकिन अब ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया है, इसमें तो सरासर हमारे ग्लोबल साउथ को चुनौती है। हम खुद ही इसमें, हमारे देश इन्वॉल्व हैं। अब उनका हम कैसे समर्थन करें, वो कैसे आपस में बटे हुए हैं, उसको कैसे एकजुट करें, तो ये एक इस समय चुनौती है हमारे साथ। लेकिन गुरजीत जी, एक बात ये भी तो है कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस की या अन्य पहलुओं की, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। हम विकसित देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों को, या हम कहें ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ना होगा। तो क्या एकजुटता के माध्यम से हम दूसरे उत्तरी गोलार्ध के देशों के साथ मिलकर या उन्हें बाध्य कर पाएंगे कि वो जिस सोच के साथ ग्लोबल साउथ काम करना चाहता है उसके साथ वो आगे बढ़कर आए? इस पहलू को आप मौजूदा दौर में कैसे देखते हैं? साउथ जो इस साल उभर के आया है, वो भारत की G20 अध्यक्षता के कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो हम उसको G20 के साथ देखें, और G20 में सारे दुनिया के जो बड़े देश है इकट्ठे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, और हमारी जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उसमें भी यूनानिमिटी है। तो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है उसको भारत ने बुलंद किया, उसकी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया, और कई अंशों में हमने नॉर्थ के देशों की उसमें सहानुभूति और अप्रूवल भी लिया। अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो आज की समिट में देखा जा रहा है। लेकिन भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ इकट्ठा रहे। तो ये जो नॉर्थ के देश है कई बारी हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज में स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, लैंडलॉक स्टेट्स, LDCs, इनको अक्सर अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेतृत्व दिखाया है वो ये है कि ग्लोबल साउथ हम सब इकट्ठे हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है वो एकजुट है, और हमें बाकियों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके उनके साथ नेगोशिएट करना है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अंशु जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत तो लगातार कई स्टेप्स उठाता रहा है, जैसे ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, यंग डिप्लोमेट्स इनिशिएटिव इत्यादि तमाम कदम भारत ने उठाए हैं कि ग्लोबल साउथ को मजबूत कर सके और भारत उनकी सहायता कर सके। ऐसे में जो आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्षिण इसको बनाया जा रहा है, ये एक व्यवस्था को बनाने में कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि हमने ये हमेशा देखा है कि बहुपक्षीय मंचों पर जब तक एक व्यवस्था नहीं होती तब तक साझा लक्ष्यों के लिए आगे बढ़कर व्यवहारिक कदम उठाए जाने ये मुश्किल होते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखा है। जब भी हमें कोई एक यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क, एक व्यवस्था बनाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए पहले आपस में सबकी सहमति भी बनाना आवश्यक है। और भारत के नेतृत्व में वो सहमति न सिर्फ ग्लोबल साउथ में बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो विकसित देश हैं उन्हें भी भारत ये समझा पाने में कामयाब रहा है कि यदि उनके पास फंड्स हैं तो हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मार्केट है। तो देखिए, यहां से ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच की जो खाई है वो पाटने का काम भारत कर रहा है, और इसके लिए निश्चित तौर पर हमें अपने प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए। वे संवाद की बात कर रहे हैं, वे संयम की बात कर रहे हैं, वे कूटनीति की बात कर रहे हैं। आज 10 बिंदुओं की उन्होंने बात की, जिसमें वो साझा सामर्थ्य और साझा दायित्व की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के जो सभी देश हैं वो ऐसी ग्लोबल गवर्नेंस, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो इंक्लूसिव हो, इसमें साथ में ग्लोबल नॉर्थ भी हो, और ये कंसल्टेटिव हो, इसमें महिलाओं को नेतृत्व मिले, इसमें साझा सभी का निवेश हो, सभी का विकास हो, इसमें आतंकवाद के खिलाफ हम एक मुखर आवाज बनकर
वैश्विक स्तर पर आगे आ सकें और 2030 के जो एसडीजी एजेंडा है उसको हम सभी आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ वे ऑल इंक्लूसिव व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ ग्लोबल साउथ के देश होंगे बल्कि एक वैश्विक व्यवस्था है, इसमें ग्लोबल नॉर्थ भी अपना योगदान देगा और इसकी पहल भारत कर चुका। जैसे कि अब हम ये एआई ग्लोबल टेक समिट का आयोजन करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसे में अंशु जी, माफी चाहती हूँ, गुरजीत जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि मैंने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की है, दक्षिण जिसको नाम दिया गया है, आपसे इस बात को जानना चाहेंगे कि इस तरीके का केंद्र किन मायनों में ग्लोबल साउथ के लिए सहायक हो सकता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बड़ा लंबा सफर तय करना बाकी है, लेकिन ये जो पहल की गई है, क्योंकि इसमें एक बात जो कही जा रही है कि जो समस्याएं, जो चुनौतियां ग्लोबल साउथ के सामने हैं, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, इस तरह के शोध इस पे हो सकते हैं। कितने सहायक होते हैं ये इस तरह के मंच के लिए? कि जो ग्लोबल साउथ की जो एक नेतृत्व है, उसका जो बेस है वो भारत की डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, जो हमने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया सबके साथ की है। और इसका जो प्रभाव है वो भारत को एक ऐसा स्तर देता है जिसका और कोई ग्लोबल साउथ में देश नहीं है जिसका वो स्तर हो। तो इसलिए भारत की जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसके जरिए से हम बाकी हमारे देशों, जो मित्र देश हैं, उनकी जो कैपेसिटी एनहांसमेंट करते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वो अनपैरेलल्ड है। उसके जैसा कोई और प्रोग्राम नहीं है। जैसे हमारा आईटेक प्रोग्राम है, 150 देशों में चलता है, वो तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो अब जो दक्षिण के जरिए से हम कर रहे हैं, वो ये जो हम बायलैटरल बेस पे डेवलपमेंट कोऑपरेशन करते हैं, या हम आसियान से, अफ्रीकन यूनियन और ग्रुलैक से करते हैं, वो सबको इकट्ठा कर हमने एक ग्लोबल साउथ का सेंटर दक्षिण खोला है, जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग का प्रभाव आगे बढ़ाया जाएगा। और जो हम ग्लोबल साउथ की एक यूनिटी और एक डेवलपमेंट चाहते हैं, वो उसमें अंश बनेगा। तो उसको एक यूनिटी दी जाएगी दक्षिण के जरिए से। जी, बहुत संक्षेप में मुझे वाइंड अप करनी है डिस्कशन, लेकिन अंशु जी बहुत संक्षेप में, क्या ये सोच को भी काटना जरूरी है कि ग्लोबल साउथ सिर्फ लेना नहीं चाहता, बल्कि ग्लोबल साउथ के पास ये बहुत कुछ है जो वो विश्व को दे सकता है? इस सोच को भी आप कैसे रेखांकित करती हैं? बिल्कुल, बार बार भारत इस बात को कह रहा है कि ग्लोबल साउथ के पास देने के लिए बहुत कुछ है और आज तक दिया है। इसीलिए तमाम जो ये यूरोप के देश थे, इन्होंने ग्लोबल साउथ में आकर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मार्केट है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ निश्चित तौर पर पूरे विश्व में जो ये वैश्विक व्यवस्था है, इसको एक नए तरह से बनाने में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका, और गुरजीत जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ।